तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। वोटों की गिनती लगातार हो रही है। 90 सीटों पर वोट पड़े और ऐसे में 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, जबकि बाकी की सीटों पर जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प दिखाई दिया। बता दें आपको कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने 89, कांग्रेस ने भी 89, आम आदमी पार्टी ने 88, जेजेपी ने 66, जबकि आईएनएलडी ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीएसपी ने 35, जबकि एएसपीकेआर ने 12 और सीपीएम ने एक उम्मीदवार अपना उतारा। शुरुआती रुझान कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं। हरियाणा में जो चुनावी मुद्दे रहे वो बेहद अहम। अग्निवीर का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस ने ये भी मुद्दा उठाया कि किसान आंदोलन में किस तरह से किसानों को परेशान होना पड़ा। पहलवानों का मुद्दा उठाया गया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया, ड्रग्स का मुद्दा उठाया गया। संजय खन्ना ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जानना चाहेंगे आपसे कि शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं? हाँ जी, देखिए बिल्कुल बता दूं आपको कि शुरुआती रुझान कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी बीजेपी काफी पीछे चल रही है। गुड़गांव में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी हुई है। उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। चारों विधानसभा को लेकर के यहाँ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जी। जी, शुरुआती रुझान कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा शुरुआती तौर पर झटका ये कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए, हालांकि फिलहाल ये रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में वक्त लगेगा। अभी शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पर किसी झटके से कम नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के लिए किसी भी तरह से झटके से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से उसका शासन चल रहा था। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हावी रही, जिसके चलते कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और हरियाणा में कई सारे ऐसे मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा था, बढ़ती महंगाई का मुद्दा था, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। इन्हीं सब चीजों को लेकर के लोगों ने इस पर वोट किया है। हालांकि वोट प्रतिशत कई कई जगह बहुत कम रहा है और कई जगह बहुत हाई हुआ है। जैसे मेवात क्षेत्र की बात करें तो वहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बावजूद इसके बीजेपी को खासा खामियाजा भुगतना पड़ा है जी। संजय, कुछ आंकड़े अगर आप बता पाए, कौन कौन सी सीटों पर ज्यादा भी शुरुआती रुझान में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है? देखिए अभी इस तरह की जानकारी कहीं से भी नहीं आई है। हालांकि क्योंकि अभी शुरुआती है, बिल्कुल जिस जैसी जानकारी मिलेगी आपके साथ साझा की जाएगी जी। जी, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? जहां पर वोटिंग हो रही है, किस तरह के इंतजामात वहां पे किए गए हैं संजय? देखिए बिल्कुल 3 रेल की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। और किसी भी काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी भी तरह की कोई मोबाइल नहीं लेके जाने दिया जा रहा, किसी तरह का कैमरा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो भी है सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चल रहा है पूरा मामला। सुरक्षा इतनी सख्त है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर के यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता जी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि नरेंद्र मोदी ने इस बार रैलियां भी हरियाणा में कम की, क्या उसका भी असर देखने के लिए मिल रहा है, या उतना माहौल भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई हरियाणा में? देखिए बिल्कुल जो जो पहले नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग हुई थी, इस बार कहीं ना कहीं उनकी रैली जो है वो भी कम हुई है। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी ये लगने लगा था कि 10 साल का जो राज है उसमें एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने कम रैलियां की और कम ही ध्यान दिया इस तरफ जी। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका फिर से हम रुख करेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का मतगणना भी लगातार जारी है और 90 सीटों के लिए वोटिंग की गिनती लगातार जारी है। 90 सीटों पर ये वोटों की गिनती हो रही। जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एनसी आगे चल रही है, जबकि बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में रुझानों में सफाई की ओर दिखाई दे रही है पीडीपी। जम्मू रीजन में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में आज एक दशक बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं।
जिसके लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है। ये नतीजे कई मायनों में बेहद खास हैं, क्योंकि इन परिणामों के साथ ही घाटी का सियासी तकदीर भी तय होगा। अब देखना होगा कि ये इस चुनाव में कौन सा दल अपने झंडे गाड़ने में सफल होता है और किसे निराशा हाथ लगती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में वोटिंग हुई थी और ऐसे में यहां पर पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे को 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। तीनों फेज में मिलाकर 63.45% मतदान हुआ। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपने दम पर अकेले ताल ठोकती हुई दिखाई। शेख दाऊद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई है और शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं? जी, आज सुबह जम्मू कश्मीर में वोटिंग, ये जो काउंटिंग है वो 8 बजे शुरू हुआ है हर जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में। और इस वक्त हम मौजूद है बारामूला के डिग्री कॉलेज के बाहर और यहाँ पे भी लोगों की बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। हर एक पार्टी का जो कैंडिडेट है अलग अलग वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जोश और वलवला है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के चप्पे चप्पे पे नाके लगा रहे, किसी भी शख्स को काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में कौन सा पार्टी अपनी जीत हासिल करे। जी, टक्कर कितनी कड़ी और कितनी बड़ी दिखाई दे रही है? घाटी में क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो अभी तक खबर आ रही है कि कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है वो फिलहाल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पीडीपी का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जानकारी है अभी तक शेख घाटी की अगर हम बात करें? बिल्कुल, घाटी की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहाँ पे अलायंस पे है और लीड कर रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, और कहीं ना कहीं जम्मू में बीजेपी भी आगे चल रहा है। तो अब आगे आने वाले जो राउंड बाकी है उनमें पता चलेगा कि कोलिशन जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान है वो कहाँ पे अपने आप को दिखाएगा। जी, जम्मू की क्या स्थिति फिलहाल अब देखने के लिए मिल रही है शेख? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बढ़त भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल देखी जा रही है जम्मू में। जी जी जी, जहाँ तक जम्मू रीजन का सवाल है, उधमपुर है, रियासी है, कुटवा है, वहाँ पे जम्मू का ठीक खासा वहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं जम्मू में बीजेपी अपना जो रोल है वो निभाएगा। ठीक है शेख, आप अपनी नज़र बनाए रखें इन पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। 90 सीटों के लिए वोटिंग की जो गिनती है वो लगातार जारी है और वोटों की गिनती हो रही है। जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एनसी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पीडीपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि जम्मू की अगर हम बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। आपको बता दें कि कुछ ऐसी सीटें जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले फेज में 58.85% मतदान हुआ, जबकि 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग हुई थी। जबकि आपको बता दें कि बिजबेहरा से पीडीपी की प्रत्याशी इल्तिजा मुफ्ती, किश्तवाड़ा से बीजेपी कैंडिडेट शगुन परिहार है और ऐसे में कई ऐसे सीटें हैं जो कि काफ़ी हॉट सीट कही जा रही हैं। बिजबेहरा से इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी की हैं, जबकि बशीर अहमद एनसी के हैं, सोफ़ी यूसुफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कुलगांव की अगर हम बात करें तो नज़ीर अहमद लावे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं और जबकि यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम के हैं। सैयार अहमद रेशी निर्दलीय यहाँ पर खड़े हुए हैं। अनंतनाग की अगर हम बात करें तो महबूब बेग पीडीपी से कैंडिडेट है, जबकि परिजादा मोहम्मद सईद कांग्रेस से हैं। हिलाल अहमद शाह अपनी पार्टी से हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि पुलवामा वहीद उर्मान पारा पीडीपी से जो हैं कैंडिडेट हैं। मोहम्मद खलील बन एनसी के कैंडिडेट हैं। तो ये जो हॉट सीट कही जा रही है, बड़े बड़े चेहरे इस पर चुनावी मैदान में हैं। दूसरा फेज़ जो हुआ था वो भी बेहद दिलचस्प हुआ था। बड़गांव, नौशेरा, बुदल, श्री माता वैष्णो देवी, ये दूसरे फेज़ में यहाँ वोटिंग हुई थी। जबकि तीसरे फेज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ 66% वोटिंग हुई थी। 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी। कुपवाड़ा, लंगेट, बारामूला, सोपोर, ये सभी सीटें ऐसी जिसपे तीसरे चरण पे वोटिंग हुई थी। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि
जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। 1 दशक बाद यहाँ पर वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में किसकी सरकार बनेगी, किसके हाथ जाएगा जम्मू कश्मीर, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो वोट है उसकी गिनती लगातार जारी है। शुरुआती रुझान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए हैरान और परेशान करने वाले, जबकि जम्मू कश्मीर में से जम्मू में एक बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कश्मीर यानी घाटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो स्थिति है वो जाहिर तौर पे चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, जबकि कांग्रेस एनसी जो गठबंधन है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा बाहर, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो जाहिर तौर पर लोगों की जो विचार है, लोगों की सोच है, उसको प्रदर्शित करेगा कि लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बेहतर आप मानते हैं। तो ये उन्होंने अपनी वोटिंग दी, और जब वोट की चोट जनता देती है तो जाहिर तौर पर सत्ता से नीचे भी धकेल सकती है और नीचे से सीधा सत्ता भी सौंप सकती है। तो ये पावर जो है वो जनता के हाथ में होती है। शंभू बत्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंभू जी, फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं हरियाणा के संदर्भ में, किस तरह से इसे देखते हैं? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि देखिए ये तो रुझान है, अभी नतीजों में तब्दील होंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रुझान क्या बता रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? जो सभी दर्शकों को नमस्कार। जो शुरुआती रुझान है वो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस लगभग 60 सीटों पे आगे चल रही है और 20 से 22 सीट पे बीजेपी है, 3 से 4 सीट पे अन्य है सभी। तो ये बात तय है कि इस बार का जो चुनाव है हरियाणा में वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। तीसरे किसी प्लेयर के लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं था। जो बीजेपी ने सोचा कि और सारे जितने प्लेयर होंगे उससे बीजेपी को फायदा होगा, तो वो चीजें होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी। हालांकि रुझान है और शुरू में बैलेट पेपर की गिनती होती है, इसीलिए मेन जो अभी पोलिंग है उसकी कोई गिनती हुई नहीं है, तो चीजें पलट सकती है, कुछ भी हो सकती है। 10-11 बजे तक जो रुझान आएगा उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ किसकी क्या स्थिति है। लेकिन शुरुआती स्थिति को देखते हुए अगर आप कहें तो निश्चित रूप से हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक करंट था और खास करके जो बहुसंख्यक समुदाय है उनमें एक था कि हाँ हम बीजेपी बनाम वो चुनाव थे, उसके सामने में एक कांग्रेस विकल्प दिखाई दिया और वो कांग्रेस को वोटिंग कर रहे थे। दूसरा कि जो अग्निवीर का इशू है वो निश्चित रूप से बड़े लेवल पे काम किया कि बहुत सारे हरियाणा में ऐसे कोचिंग सेंटर्स थे जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अग्निवीर के आने के बाद से उन सारे कोचिंग सेंटर को धक्का लगा और लोग वहाँ पे नहीं पहुँच रहे थे। युवाओं में सेना के प्रति रुझान कम हुआ और वो 4 साल के लिए नहीं जाना चाहते थे, तो वो एक नाराजगी थी। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ से सेना में अधिक से अधिक युवा जाते हैं, उनको एक उम्मीद दिखती है, तो वो उम्मीद पे उसको झटका लगा और उस चीज को जो घोषणा पत्र है बीजेपी उसको पैचअप नहीं कर पाया कि हाँ हम नौकरी देंगे या कुछ करेंगे। तो सेना का ये जो मॉडल है वो निश्चित रूप से हरियाणा में बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद जो परिवार पहचान पत्र है या फिर प्रॉपर्टी आईडी टैक्स है, ये सब चीजें ऐसी थी जो कि बीजेपी के खिलाफ एक मोमेंट बना रही थी। और जो लोकसभा चुनाव में आपने मोमेंटम देखा कि जाट और दलित का एक डेडली कॉम्बिनेशन बना बीजेपी के अगेंस्ट, तो जो अभी उसके लोकसभा चुनाव के बाद के समय में जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि उसमें से दलित चंक को तोड़ा जाए और कुछ बीजेपी की तरफ उसको लाया जाए, तो इस रुझान से लगता नहीं है कि जो बीजेपी ऐसा करने में सफल हुई है पूरी तरह से कि जो दलित सेगमेंट है वो बीजेपी को सपोर्ट करे।
जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बीजेपी की भी स्ट्रांग है कि ओबीसी को लेके चल रही थी। सवर्ण में से अधिकांश जातियां जो है सो बीजेपी के साथ थी और पंजाबी समुदाय से उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी के साथ है। तो सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे बीजेपी स्ट्रांग थी और कांग्रेस भी स्ट्रांग हुई जाट और दलित के कॉम्बिनेशन से। तो लेकिन जो सीट में तब्दील होने वाली बात है उसमें निश्चित रूप से अभी रुझान में कांग्रेस आगे है। अगर यही रुझान रहता है तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि आप दिल्ली के किनारे में है, बगल में है। और हरियाणा का जो एक ट्रेंड रहा है कि हरियाणा में केंद्र में जिनकी सरकार रही है, प्रदेश में मोटा मोटी करीब 25 साल से अगर देखा जाए तो प्रदेश में भी वही सरकार बनती है। लेकिन इस बार वो ट्रेंड टूटता हुआ दिख रहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे में भी कांग्रेस की सरकार हो जाए और वो ट्रेंड बदल जाएगा। तो इस बार बीजेपी इतिहास रचने में यहाँ से जो एक अगर बीजेपी की सरकार होती तो किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार हरियाणा के लिए एक इतिहास बनता। और अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो जो हरियाणा की परंपरा है कि 10 साल में पार्टी की सरकार 10 साल के बाद नहीं रहती है, बदल देती है, तो वो परंपरा कायम रहेगी। जी ठीक है, आप बने रहिए शंभू जी हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र जी कैसे देखते हैं हरियाणा में शुरुआती रुझान तो बल्ले बल्ले दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? नमस्कार नेहा दुबे जी। जी नमस्कार। आपके चैनल को भी मैं नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और मेरे साथ प्रवक्ता हैं सभी को नमस्कार। देखिए नेहा जी, हरियाणा प्रदेश में जिस टाइम राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली थी उसी समय से हरियाणा प्रदेश में बदलाव की लहर शुरू हो चुकी थी। और बदलाव क्यों हो रहा है इसका मुख्य कारण है, देखिए बीजेपी ने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसने अपने हक की मांग की और इन्होंने पीटने का काम नहीं किया। सबसे बड़ा कारण बीजेपी का यही है कि 10 साल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार फिर से दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, बहुत बड़ा मैंडेट लेके आ रही है। क्योंकि अगर हमें कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास था कि हम किसी भी पार्टी के बगैर गठजोड़ के भी हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और इसका सीधा सीधा श्रेय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री राहुल गांधी जी को और प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी को जाता है। हमारे हरियाणा प्रदेश में 10 साल सरकार नहीं रही, इसका मुख्य कारण है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो थोड़ी नेगेटिव रही 10 साल में। आज हरियाणा प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। 45 से नहीं ठीक है विजेंद्र जी, ये बताइए कौन से मुद्दों पर इस बार वोटिंग पड़ी है या वोट हुए हैं? कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहे जिन पे वोट सबसे ज्यादा पड़े हैं? देखिए, मुद्दा था खिलाड़ियों का, मुद्दा था किसानों का, मुद्दा था अग्निवीर का, मुद्दा था हमारी आशा वर्करों को पीटने का। मुद्दा कोई एक नहीं था, मैं बता दूं आपको नेहा जी, मुद्दे अनेक थे। क्योंकि हरियाणा की जनता ये भली भांति जानती है कि हरियाणा में बीजेपी ने जो पीटने का काम किया, जो शोषण किया खिलाड़ियों का, इसका मुख्य कारण यही रहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे अनेक थे। अब इन्होंने बीजेपी वालों ने जात पात का जहर घोड़ा, धर्म जाति के नाम का जहर घोड़ा। आज हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जो प्यार की दुकान हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नारा दिया कि हम प्यार की मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मैं कहता हूं हमारा सभी धर्मों का देश है भारत। कोई ये हिंदू 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 मतलब क्या है? कभी श्री राम के नाम पे वोट मांगना, अगर वोट मांगना है तो बीजेपी ने काम के नाम पे वोट मांगना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने रहते हुए अनेकों स्कूल, यूनिवर्सिटियां, खेल की एकेडमी और खिलाड़ियों को अच्छे पद दिए। आप दिखा दो हमारे हरियाणा प्रदेश में आज वर्ल्ड लेवल पे
हमारा एक भाई है कबड्डी से, सिल्लू बहु अकबरपुर, ठीक है, इतना वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी है, लेकिन इन्होंने आज तक 10 साल तक, ठीक है, आप कह रहे हैं किसानों का मुद्दा हावी रहा, पहलवानों का मुद्दा हावी रहा, उन मुद्दों का मैं जिक्र करूंगी। विजेंद्र जी, मैं लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जॉनी लाटवाल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेजेपी के। जॉनी जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका रुख करूँ उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वोटों की गिनती लगातार जारी है। बता दें आपको कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, शुरुआती रुझानों में 62 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से आगे हैं, जुलाना सीट से विनेश फोगाट आगे हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज आगे हैं, गढ़ी सांपला से किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि तकरीबन 62 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीधे रुख कर लेते हैं खास मेहमानों का। जॉनी लाटवाल जी, किस तरह से देखते हैं शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं आप? नेहा जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो किसान हितैषी खुद को और अपनी पार्टी को बताने का जो कार्य कर रहे थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब किसानों को मात्र 2 रुपए, 3 रुपए और 6 रुपए के चेक प्रदान किए जाते थे। और रही बात आज जिस खिलाड़ियों के रहनुमाई का ये दम भरने का काम करते हैं, ये खिलाड़ियों के इनाम पर वोट हथियाने का काम करते हैं, वही ये विनेश फोगाट, जब इसको नी इंजरी हुई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे, तब इन्होंने उस खिलाड़ी के इलाज के लिए कोई आर्थिक सहायता न देकर, आज जब विनेश फोगाट एक बहुत चर्चित चेहरा बन चुकी है, विश्व का नामी गिरामी खिलाड़ी बन चुकी है, आज उसको खिलाड़ी से हटाकर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वोट हथियाने के लिए उसको राजनीति में लाने का काम किया है। आप कभी पूछना विनेश फोगाट से, जब उसको घुटने की इंजरी हुई तो हमारी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन्होंने 7 लाख रुपए एकत्रित करके और उनके इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का काम किया गया था। और रही बात शुरुआती रुझानों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखो, जननायक जनता पार्टी ने सदा किसान के हितों के लिए कार्य किए हैं। हमारे दुष्यंत चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मात्र 48 घंटे के अंदर किसानों की फसलों को खरीद कर और डायरेक्ट किसानों के खाते में उनकी फसल का भुगतान करने का काम किया था। तो सदा ही जननायक जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए किसान, कमेरे, मजदूर और युवा के हित की बात की है। जो काम किया आप लोगों ने, उसका फायदा तो आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी स्क्रीन तो यही बता रही है, जो शुरुआती रुझान नहीं बता रहे हैं। भविष्य की तरफ में क्या है, इसको अभी कहा नहीं जा सकता। रिजल्ट अभी तो रुझान आ रहे हैं। नहीं, रुझान की मैं बात कर रही हूँ, मैं रुझानों की बात कर रही हूँ सर। मैंडेट देने का काम करेगी, हम उसको सिर माथे लगाने का काम करेंगे। क्या लगता नहीं है चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। क्या कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसके बाद में पछतावा होता है? क्या जेजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखो नेहा जी, राजनीति में कोई भी फैसला गलत नहीं होता। हो सकता है कुछ परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं रही होगी, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर जो अनाप शनाप जो हमें झूठा साबित करने के लिए, या हमें मैं ये कहूँगा एक बरगलाने का काम किया, हमारे विरुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने का काम किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हो सकता है कुछ दिनों के लिए लोगों को बहकाने में सफल हो गई होगी, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। आप देखना एक दिन। विजेंद्र जी, आप लोग दूसरों को बहकाने में, लोगों को बहकाने में सफल हो गए हैं, ये कह रहे हैं? मतलब यही बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, यही जेजेपी भी कह रही है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। जो अजय सिंह चौटाला जी ने ये बोला कि किसान नाम की बीमारी भी एक आई कोरोना काल के अंदर, इन्होंने किसानों को बीमारी बताया। इतने गलत बयान दिए अजय चौटाला जी ने, किसानों के प्रति इतने बयान दिए, गलत बयान दिए किसानों के प्रति। झूठ की राजनीति जेजेपी ने झूठ की राजनीति की। और कहते हैं कि हुड्डा साहब ने किसानों का, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। आप ये हम नहीं कहते, ये जनता कहती है।
और ये कहते हैं बरगलाने ये का काम आपका स्लोगन खिलाड़ियों है, को ये डीएसपी कांग्रेस तक पार्टी का स्लोगन खिलाड़ियों है। को किसानों डीएसपी के तक पास लगाया जाइए, लखवार किसानों से साहब, पूछने का काम खिलाड़ियों किया को आपने, कैसे डीएसपी तक किसानों के लगाया, साथ इतने तुम्हारा अच्छे बात पद करने दिए, का काम किया है। खेल आपने पद खिलाफ पद क्षेत्र पाओ विशेष की की नीति राजनीति कांग्रेस करने ने का दी। काम किया है। आप किस आपने मुद्दे पर बात करो रोहतक लखवार को छोड़ साहब, के आप अन्य हरियाणा 20 जिलों प्रदेश के के साथ आपने किसान को सौतेला चलिए, हरियाणा की जनता क्या कह रही है ये तो विजेंद्र जी पूरा देश देख रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लगातार वोटों की गिनती हो रही है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।